students, welcome back to our channel Geo for You, and we are back with another topic of class 10th science. And we are doing the chapter 8, how do organism reproduce. तो आज का हमारा टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स हम कवर कर चुके हैं. अब हम कर रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स. तो ह्यूमंस में कैसे होता है, दैट आर द 3 पॉइंट्स जो हम कवर करने वाले हैं. changes in human body after puberty, male reproductive system, female reproductive system. एंड एक टॉपिक है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जो अगर इस वीडियो में कवर हो पाया तो करेंगे, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो पर करेंगे. ठीक है. तो चेंजेस इन ह्यूमन बॉडी आफ्टर पुबर्टी, देखो काफी सारे चेंजेस आते हैं जब आप धीरे धीरे ग्रो करने लग जाते हो. एक एज आती है पुबर्टी वाली एज, जब आपके बॉडी में काफी चेंजेस आते हैं. देखो नॉर्मल चेंजेस तो सबको पता है कि ग्रोथ हो रही है, हैंड फिंगर्स हाथ बड़े हो रहे हैं, पैर बड़े हो रहे हैं, है ना. लेकिन कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जो ह्यूमंस में ही होते हैं. जैसे कि अब आप अगर अब देखो कि आपकी बॉडी में हेयर्स आने शुरू हो जाते हैं. स्टार्टिंग में नहीं होते, जब आप छोटे होते हो तब नहीं होते, पर धीरे धीरे आपकी बॉडी के ऊपर स्किन पे हेयर्स आने लग जाते हैं, हैंड्स में, लेग्स में, है ना. ये कॉमन चेंजेस है. हैंड्स और लेग्स जो है मेल्स में भी होते हैं, फीमेल्स में भी होते हैं. बट कुछ स्पेसिफिक चेंजेस होते हैं जो सिर्फ मेंस में होंगे या जो सिर्फ फीमेल्स में होंगे. ठीक है. तो कॉमन चेंजेस क्या था कि ऑल ओवर द बॉडी आपका क्या कहते हैं, हेयर्स आ रहे हैं, या आपकी वॉइस चेंज हो रही है ना. गर्ल्स की वॉइस थोड़ी चेंज आती है, बॉयज की वॉइस थोड़ी अलग चेंज आती है. दैट इज द कॉमन चेंजेस. बट कुछ डिफरेंट चेंजेस होते हैं, जैसे कि आपकी फीमेल्स में ब्रेस्ट डेवलप होना, है ना. और फीमेल्स में और क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होने जाती है. ऐसे ही मेल्स में आपके बियर्ड आने शुरू हो जाती है ना. और उनके स्पर्म प्रोडक्शन शुरू हो जाता है ना. तो ये सब चीजें ये डिफरेंट है. तो अभी हम सबसे पहले वही कॉमन चेंजेस चेक करेंगे. कॉमन चेंजेस मैं आपको लिखवा दूंगी. उसके बाद हम कुछ डिफरेंट डिफरेंट चेंजेस जो दोनों में डिफरेंट डिफरेंट होते हैं वो करेंगे. देन हम मूव टू मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम उसके पार्ट्स वगैरह पढ़ेंगे और फंक्शंस पढ़ेंगे. ऐसे ही फीमेल में भी पार्ट्स और फंक्शन. तो चलो हम फर्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करते हैं. सो दीज आर द कॉमन चेंजेस. देखो क्या क्या कॉमन चेंजेस होते हैं कि आपकी हाइट और वेट में सडन डिफरेंस आता है, आपकी वॉइस बदल जाती है, डीप हो जाती है या हॉर्स हो जाती है टेम्पररीली, और हेयर ग्रोथ होती है आपके आर्मपिट या फिर प्यूबिक एरिया में. एंड स्वेट ग्लैंड्स, ऑयल ग्लैंड्स, ये सब एक्टिव हो जाते हैं, जिसकी वजह से बॉडी ओडर आने लग जाती है, पिंपल्स होने लग जाते हैं, एक्नेज होने लग जाते हैं. और इसके अलावा आपका सेक्सुअल ऑर्गन्स जो है वो डेवलप होते हैं, और मेंटल और इमोशनल चेंजेस भी आते हैं. तो ये सारे वो चेंजेस हैं जो बॉयज एंड गर्ल्स में कॉमन होते हैं. ये दोनों में ही हो रहे हैं कि आपकी प्यूबिक एरिया और आर्मपिट एरिया में हेयर्स दोनों के ही आते हैं, या आपका सेक्सुअल ऑर्गन दोनों का ही डेवलप होता है. इमोशनल चेंजेस, मेंटल चेंजेस, मूड स्विंग्स वगैरह, ये सब दोनों के होते हैं. ग्रोथ होना, हाइट और वेट में एकदम से ग्रोथ होती है, ये दोनों क्या होती है ना. तो ये वो चेंजेस हैं जो दोनों में हो रहे हैं. अब हम पढ़ते हैं जो सिर्फ बॉयज में होंगे, जो सिर्फ गर्ल्स में होंगे. ठीक है. तो इसको नोट कर लो. नाउ दीज आर द चेंजेस जो कि दोनों में अलग अलग है. ठीक है. तो जो बॉयज में चेंजेस होते हैं वो अलग हैं, और जो गर्ल्स में चेंजेस होते हैं वो अलग. देखो बॉयज के चेंजेस गर्ल्स के चेंजेस बहुत डिफरेंट है. दैट्स वाई उनके बीच में डिफरेंस हो पा रहा है. आपका ये बंदा बॉय है, ये बंदा गर्ल है, मतलब आप किसी को डिस्क्रिमिनेट कैसे कर सकते हो बिकॉज ऑफ दीज चेंजेस. ये चेंजेस नहीं होंगे तो आप नहीं बता सकते कि वो गर्ल है कि वो बॉय है ना. होता है ना कि कोई कभी कोई लड़की को देखा हो कि वो शॉर्ट हेयर में आती है, या बहुत छोटा बच्चा है जो जिसका सेक्स आप डिटरमाइन नहीं कर सकते. कोई छोटा बच्चा है, उसके बाल बहुत छोटे हैं, है वो लड़की, पर वो देखने में क्या लगता है, लड़का लगता है. क्यों? क्योंकि उसका आप उसकी डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाते एट दैट पॉइंट. तो ये वो चेंजेस हैं जो आफ्टर पुबर्टी आते हैं. तब आपको धीरे धीरे पता चलता है कि हाँ ये लड़की है, ये लड़का है. या ये वो चेंजेस हैं जिनकी वजह से ही आप लड़का या लड़की बनते हो. ठीक है. तो जैसे बॉयज के अंदर क्या चेंजेस आते हैं कि उनके शोल्डर ब्रॉड होने लग जाते हैं, और सेम उसी के डिफरेंस में गर्ल्स में क्या होता है कि हिप्स वगैरह का एरिया जो होता है, बॉडी वेट जो होता है, दैट मतलब राउंडेड बॉडी होने लग जाती है, हिप्स थोड़े वाइड हो जाते हैं, है ना. ऐसे ही बॉयज का चेंजेस है कि उसके उनकी वॉइस जो हो जाती है डीप हो जाती है, डीप वॉइस हो जाती है. एडम एप्पल थोड़ा अपना काम करता है. और
गर्ल्स में क्या होता है, ब्रेस्ट डेवलपमेंट, है ना, जो कि बॉयज में नहीं होता। एंड फेशियल हेयर ग्रोथ, जैसे कि मुस्टेचेस, बियर्ड, मूछें आना, दाढ़ी आना, फेस पे बाल आना, दैट इज द फीचर ऑफ बॉयज। और आजकल क्या होता है कि गर्ल्स के भी थोड़ा बहुत हल्का फुल्का फेशियल हेयर होते हैं, वो जस्ट बिकॉज ऑफ हार्मोनल चेंजेस। आपके हार्मोन सही से काम नहीं करते, दैट्स वाई कि वो फेशियल हेयर ग्रोथ हो जाती है। पर वो इतनी ज्यादा नहीं होगी कि जितनी बॉयज में होती है, ऐसा नहीं होता है। बॉयज का फेशियल हेयर ग्रोथ आपको अलग से ही दिखेगा। उसके बाद गर्ल्स में क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाती है ना, मेंस्ट्रुएशन का एक टाइम होता है। और ऐसे ही बॉयज में क्या होता है, स्पर्म प्रोडक्शन शुरू हो जाती है। बॉयज में टेस्टिस और पेनिस का एनलार्जमेंट होता है, और गर्ल्स में आपका ओवेरीज एंड यूटरस का एनलार्जमेंट होता है। आपकी जो वो गर्ल्स होती है, उनकी जो फैट डिपोजिशन है वो बढ़ जाता है, चाहे थाइज हो, हिप्स हो, यहाँ पे फैट डिपोजिशन होने लग जाता है। तो बस यही है जो पॉइंट्स थे। ये पॉइंट्स वो हैं जो आपके, ये चेंजेस वो हैं जो आपके पुबर्टी के बाद आते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं आगे अपने फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पे और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पे। ठीक है, तो ये आपको नोट करना है तो कर लो। तो हमने चेंजेस पढ़ लिए कि आपके फीमेल्स में क्या चेंजेस होते हैं, मेल्स में क्या चेंजेस होते हैं आफ्टर पुबर्टी। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन में नेक्स्ट पार्ट है आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो हमने जब चेंजेस पढ़े थे, तो हमने ये नोटिस किया था कि आपके जो चेंजेस हैं दे आर इंक्लूडेड विथ हार्मोन्स, है ना। और उन चेंजेस के अंदर आपके ये जो सिस्टम्स हैं ये भी चेंज हुए थे साथ साथ। ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ आपकी हेयर ग्रोथ हो रही है या सिर्फ आपके चेस्ट में डिफरेंस आ रहा है, नहीं, साथ साथ में आपके मेल जो पार्ट, मतलब मेल्स में जो रिप्रोडक्टिव पार्ट था वो चेंज, उसमें भी चेंजेस आया, और जो फीमेल में रिप्रोडक्टिव पार्ट था उसमें भी चेंजेस आए। तो ये एक मेजर डिफरेंस है मेल्स और फीमेल्स में कि उनके रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होते हैं वो काफी डिफरेंट होते हैं। ठीक है, तो ये मेजर है जिसमें हम आज इनको डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहली बात, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे पहला जो ऑर्गन होता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जिसको एक्सटर्नल जेनिटेलिया भी बोलते हैं, वो होता है पेनिस। ठीक है, ऐसे ही आपके फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका व्हाट, आप बताओगे, विच इज द प्राइमरी ऑर्गन इन योर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, या आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। वैसे अभी थोड़ी देर में मैं आपको बता दूंगी, बट स्टिल आपका कितना ध्यान है, कितना फोकस है क्लास में, वो देखने के लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे कि प्राइमरी ऑर्गन, जैसे कि इसका जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया है वो पेनिस है, वैसे ही फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक्सटर्नल जेनिटेलिया क्या होगा, ये आप मुझे बताओ। ठीक है, तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब जो प्राइमरी ऑर्गन होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में वो होता है आपका टेस्टिस। यहीं पे क्या होता है, स्पर्म प्रोडक्शन होता है। ठीक है, ऐसे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो प्राइमरी ऑर्गन होता है वो होता है ओवेरी। वहां पे क्या होता है, ओवम प्रोड्यूस होते हैं, है ना। ओवम एक्चुअली में पूरा ओवम प्रोड्यूस नहीं होता है, फॉलिकल्स प्रोड्यूस होते हैं, और वो फॉलिकल्स आगे जाके क्या होता है, जब ओव्यूलेशन होता है तो ओवम रिलीज करते हैं इन योर फेलोपिटी। ठीक है, तो अगर हम मेल रिप्रोडक्टिव की, मतलब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें, तो मैंने बताया कि आपको स्पर्म प्रोडक्शन होता है। जो स्पर्म प्रोडक्शन होता है उसमें क्या होता है ना कि जो टेस्टिस है वो आपके बॉडी से बाहर होता है, स्क्रोटम में। स्क्रोटम एक ऑर्गन है आपकी बॉडी का, एक पार्ट है आपकी बॉडी का जो कि टेस्टिस स्टोर करता है, टेस्टिस स्टोर करके रखता है। उससे क्या होता है, आपकी जो स्पर्म प्रोडक्शन है वो आपके बॉडी टेम्परेचर से कम टेम्परेचर मांगते हैं प्रोडक्शन के लिए। तो इसीलिए टेस्टिस जो होता है वो आपका बॉडी से बाहर होता है ताकि आपकी स्पर्म आसानी से प्रोड्यूस हो सके। अब क्या बात आती है, आपका स्पर्म प्रोडक्शन हो रहा है, स्पर्म प्रोडक्शन के बाद स्पर्म कहाँ ट्रेवल करेंगे, स्पर्म ट्रेवल करेंगे वजाइना, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए वो कहाँ ट्रेवल करते हैं, फीमेल की वजाइनल कनाल में या वजाइना में। लेकिन उससे पहले उनको टेस्टिस से होकर कहाँ तक पहुंचना पड़ेगा, पेनिस तक। तो चलो थोड़ा सा हम डायग्राम के हिसाब से देखो, आपका जो पेनिस होता है, मैं साइड व्यू दिखा रही हूँ आपको, साइड व्यू नहीं, सॉरी, फ्रंट पे दिखा रही हूँ। जो आपका पेनिस होता है वो लाइक दिस होता है ना। तो इसमें जो डक्ट्स आती है
तीन चार डक्ट्स आती है। देखो एक आता है, एक आपका प्रोस्टेट ग्लैंड जो सिंगल होता है, बल्बोरेक्टल ग्लैंड ऐसे साइड में होते हैं, और आपके जो डक्ट्स होते हैं, है ना, लाइक दिस। मैं एक रफ डायग्राम बना रही हूँ, आप इसको अभी आप इसको उसमें से देखना। तो आपके जो डक्ट्स होते हैं, जिसको आप बासा डिफरेंट भी बोलते हो, वो आपके कहाँ से होके जा रहे होते हैं? ये आपका जो पीछे है ना, दैट इज योर यूरिनरी ब्लड, यूरिनरी ब्लडर। और आपका जो डक्ट्स होते हैं, टेस्टिस के डक्ट्स होती है, इन दोनों का जो पैसेज होता है, यूरिन का भी और स्पर्म का भी जो पैसेज होता है वो कॉमन होता है। देखो मैं यहाँ पे टेस्टिस बना देती हूँ, लाइक दिस। एक रफ डायग्राम बना रही हूँ मैं, बहुत रफ डायग्राम है ये। तो जो टेस्टिस के जो स्पर्म यहाँ प्रोड्यूस हुए, वो प्रोड्यूस होंगे बासा डिफरेंस से ज्यादा ज्यादा आपके प्रोस्टेट ग्लैंड से, प्रोस्टेट ग्लैंड से सिक्रीशन लेते हुए आपके पेनिस के थ्रू बाहर आ जाएगी। अब जो आपका पेनिस होता है वो आपका यूरिन और स्पर्म का या सेमिनल प्लाज्मा का या आपका सीमेन का, सीमेन क्या होता है? सीमेन इज द कंस्टिट्यूएंट ऑफ सेमिनल प्लाज्मा और स्पर्म, ठीक है। सीमेन का प्रोडक्शन सेम पाथवे से होता है, दैट इज योर पेनिस। चलो ये तो था इंट्रोडक्शन, अभी हम लिख के पढ़ेंगे इसको। अब आ जाते हैं हम फीमेल पे। तो फीमेल का क्या होता है ना कि इसके पास दो ओवेरीज हैं, जैसे इसके पास दो टेस्टिस है, ऐसे ही फीमेल के पास दो ओवेरीज होती है, लाइक दिस। और उस ओवेरी से होके जा रही होती है आपकी फेलोपियन ट्यूब, ठीक है। ये भी मैं एकदम रफ बना रही हूँ, फेलोपियन ट्यूब। और वो फेलोपियन ट्यूब कनेक्ट होती है आपके यूट्रस से, और यूट्रस कनेक्ट होता है वजाइना और सर्विक्स, दैट इज योर यूट्रस, ठीक है। दैट इज योर यूट्रस। यहाँ से आपका ओवम प्रोड्यूस होते होते आता है यूट्रस में। और यूट्रस में होती है लाइनिंग्स, जिसको हम बोलते हैं एंडोमेट्रियम लाइनिंग्स। वो कराती है आपकी मेंस्ट्रुएशन साइकिल। इसके बारे में भी हम थोड़ा सा आगे डिटेल में पढ़ी, पर अभी हमें जानना है, अभी हमें मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं करानी, अभी हमें प्रेगनेंसी करानी है, ठीक है। तो प्रेगनेंसी की बात हो रही है, तो जो ये एंडोमेट्रियम है ये थिक हो जाती है फॉर द बेबी। जैसे बेबी जनरेट होते, जैसे यहाँ पे मेल का जो स्पर्म है या सीमेन है वो आपकी वजाइना से इंट्रोड्यूस होते हैं। देखो नीचे वाला पोर्शन तो वजाइना होता है, और जो अपर पोर्शन होता है, थोड़ा सा अपर कनाल होती है, दैट इज कॉल्ड सर्विक्स, ठीक है। तो जो सर्विक्स से होते हुए जब वो मीट करता है, ओवम से मिलता है, तो फर्टिलाइजेशन होती है। देन वो डिवाइड होते होते इम्प्लांटेशन करता है, जो कि आपकी एंडोमेट्रियम में होती है, ठीक है। इम्प्लांटेशन में क्या होता है, बेबी ग्रो करता है, ग्रो होते 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 वो 9 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में डेवलप होता है, और फिर पार्चुरेशन होती है, ठीक है। तो इस बेबी को एक एक टिश्यू होता है जिसको बोलते हैं प्लेसेंटा, वहां से सारी न्यूट्रिशन मिलती है, और वो प्लेसेंटा भी आपकी बॉडी से बाहर आ जाता है जब पार्चुरेशन होती है, ठीक है, जब डिलीवरी होती है। तो हमने ऊपर ऊपर से इंट्रोडक्शन तो पढ़ लिया मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। अब हम देख लेते हैं थोड़ा डिटेल में, एक एक पार्ट को मैं लिखवा देती हूँ। तो अब हम इसको नोट कर लेते हैं, रुको। सो ये है, मैंने यहाँ पे आपके पार्ट्स लिख दिए हैं सबके। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेजर जो है 5 पार्ट्स होते हैं। उसमें से सबसे मेजर जो कि प्राइमरी ऑर्गन भी है होता है टेस्टिस। सिंगुलर को टेस्टिस आई लगाते हैं यहाँ पे, और प्लूरल में ई लगाते हैं। तो टेस्टिस जो कि स्क्रोटम में लोकेटेड होता है, और स्क्रोटम का टेम्परेचर 2.3 डिग्री सेल्सियस कम होता है फ्रॉम द बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। ये क्या करता है, स्पर्म भी प्रोड्यूस करता है, साथ साथ टेस्टोस्टेरोन जो कि मेल हार्मोन है वो भी प्रोड्यूस करता है। आपका जो टेस्टिस है वो आपके आउट ऑफ द बॉडी प्रेजेंट होता है, बॉडी से बाहर स्क्रोटम प्रोड्यूस होता है। स्क्रोटम जो कि एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है, जो कि टेस्टिस को ऐसे होल्ड करके रखता है, ठीक है। और एक इंटरेस्टिंग बात की, जो स्क्रोटम है वो आपकी बॉडी में पहले से प्रेजेंट है, लेकिन जो टेस्टिस होते हैं वो बाद में डिसेंड होते हैं, नीचे बाद में आते हैं। ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग में बेबी के टाइम पे बर्थ में ही होता है, मदर की मुंह में ही एक टाइम होता है जब वो नीचे आते हैं। ऐसा नहीं कि ऑलरेडी वो वहीं पे बनते हैं, वो बॉडी के अंदर होते हैं टेस्टिस, और फिर बाद में स्क्रोटम में डिसेंड किए जाते हैं, मतलब हो जाते हैं। ये नेचुरल प्रोसेस होता है, ठीक है।
अब नेक्स्ट है वासा डिफरेंस। वास डिफरेंस जो कि ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो आपका स्पर्म को टेस्टिस से यूरेथ्रा तक पहुंचाएगा। और इस दौरान क्या होता है ना, इस दौरान क्या होता है कि आपके बॉडी के जो ग्लैंड्स होते हैं बॉडी में, मतलब रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो ग्लैंड्स होते हैं साथ में, वो अपना प्रोडक्शन भी देते हैं साथ साथ। सीमेन जो कि सेमिनल प्लाज्मा बोलते हैं जिसको, वो प्रोडक्शन देते हैं जब आपका जो स्पर्म है वो ट्रैवल कर रहा होता है टेस्टिस से यूरेथ्रा की तरफ, ठीक है। ऐसे ही सेमिनल वेसिकल जो कि एक ग्लैंड है, वो अपना फ्लूइड देता है जो कि शुगर में रिच होता है, शुगर रिच होता है और एनर्जी प्रोवाइड करता है स्पर्म। एंड प्रोस्टेट ग्लैंड इज अनदर ग्लैंड जो कि एक सिंगुलर ग्लैंड है, और ये आपको एल्कलाइन फ्लूइड देता है सीमेन में, ताकि जो वजाइना में एसिडिटी होती है ना, एसिड एनवायरनमेंट होता है वजाइना का, उसको न्यूट्रलाइज कर सके सीमेन आपका, इसीलिए ये आपकी सीमेन में एल्कलाइन फ्लूइड जो है प्रोवाइड करता है। इसके बाद आता है यूरेथ्रा। यूरेथ्रा पेनिस से पहले जो ट्यूब होती है, जो पेनिस के अंदर होती है, या पेनिस तो एंड पार्ट को बोलते हैं, उससे पहले जो होता है दैट इज यूरेथ्रा। और ये एक कॉमन पैसेज है यूरिन और सीमेन के लिए, ठीक है। और इस जो कि सीमेन कैरी करता है कहाँ से, बॉडी से पेनिस तक। और पेनिस क्या है, एक एक्सटर्नल ऑर्गन है जो कि हेल्प करता है सीमेन को फीमेल बॉडी में ट्रांसफर करने में या फीमेल वजाइना में ट्रांसफर करने में, ठीक है। तो ये थे मेन पार्ट्स जो कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आ जाते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स पे। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में सबसे मेन आती है प्राइमरी, जिसे बोलते हैं ओवेरी। और ओवेरी जो है ओवा प्रोड्यूस करती है, साथ साथ फीमेल हार्मोन प्रोड्यूस करती है। यहाँ फीमेल हार्मोन इसलिए लिखा है क्योंकि देयर आर मेनी फीमेल हार्मोन्स। आपका एफएसएच भी है, ओ नहीं नहीं, एफएसएच जो है वो तो मेल्स में भी प्रोड्यूस होता है। फीमेल हार्मोन है जैसे कि ऑक्सीटोसिन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, ये आपके फीमेल के ओवेरी प्रोड्यूस करती है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका फिलोपियन ट्यूब। फिलोपियन ट्यूब क्या काम करती है भाई, फिलोपियन ट्यूब एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ऑफ कोर्स जैसा कि इसका नाम वैसे इसका काम। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, जो काम वासा डिफरेंस कर रहा था, पास डिफरेंस कर रहा था, वही आपकी फिलोपियन ट्यूब कर रही है। फिलोपियन ट्यूब ओवा को ट्रांसपोर्ट कराती है ओवेरी से यूटरस तक, ठीक है। लेकिन कब कराती है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन। जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तब कराती है, या फिर अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है तो भी कराती है। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन होना है, स्पर्म की एंट्री हुई है, तो पहले फर्टिलाइजेशन होगा, फ्यूजन होगा, देन आपका जो ओवम है, या अब ओवा ओवा सेकेंडरी ओसाइट, या आप अगली क्लास में नेक्स्ट हायर क्लासेस में पढ़ोगे कि कुछ बन जाता है फ्यूजन के बाद, वो जो नीचे ट्रेवल करता है आपके यूट्रस तक आता है, वो ट्रेवलिंग का काम कराती है आपकी फ्लोपियन ट्यूब। फ्लोपियन ट्यूब में ही एक साइट होती है जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है, इसलिए हमने लिखा है यहाँ पे फर्टिलाइजेशन अकॉर्ड्स है। यूट्रस, यूट्रस आपका एक मस्कुलर सा ऑर्गन है, थोड़ा बड़ा सा, जिसको आप अपना पेट भी बोल सकते हो, दूसरा पेट बोल सकते हो, आपकी मर्जी है। वैसे तो पेट कॉल्ड स्टमक, लेकिन ये वो पेट है जिसमें बच्चा कैरी करते हैं, जिसमें फीमेल्स क्या कैरी करती है, बच्चा कैरी करती है। आपने देखा होगा ना, व्हेन फीमेल्स आर प्रेग्नेंट तो उनका पेट जो है वो काफी बड़ा हो जाता है, तो वो ये बड़ा होता है यूट्रस, यहाँ होता है आपका बेबी। ये क्या है, मस्कुलर ऑर्गन है जहाँ पे फर्टिलाइज एग जो है इम्प्लांट भी होगा और ग्रो भी होगा। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला है सर्विक्स। सर्विक्स इज जस्ट अ कनाल जो कि वजाइना पे एंड होती है, ठीक है। वजाइना पे एंड होती है, वजाइना से पहले सर्विक्स आती है। देन वजाइना, वजाइना वो कनाल है जहाँ पे स्पर्म रिसीव किया जाता है एट द पॉइंट ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स, ठीक है। और यहीं से मेंस्ट्रुअल फ्लो। तो आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स दोनों ही कवर हो चुके हैं। आपको डायग्राम दिखा देती हूँ। आपके एनसीईआरटी के डायग्राम में देख लो, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है या सिस्टम जिसको बोलते हैं, ये आपका देखो ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर, इसकी ट्यूब देखो, और आपकी टेस्टिस की ट्यूब एक साथ आ रही है, कॉमन है, जो कि दोनों यूरेथ्रा में आ रही है। और यूरेथ्रा के आसपास जो लाइनिंग हो गई दैट इज कॉल्ड पेनिस, ठीक है। तो यूरेथ्रा ये ट्यूब है, और ये जो इसकी कवरिंग है या इसका जो मस्कुलर सा ऑर्गन है जो कि थोड़ा हार्ड होता है, हार्ड नहीं मतलब मस्कुलर होता है, आउट ऑफ द बॉडी होता है, वो आपका है पेनिस, ठीक है।
देख लो। नेक्स्ट इज योर फीमेल। फीमेल का तो वेरी इजी डायग्राम। ये दो ओवेरीज होती है, कोई भी एक ओवेरी मंथली आपका ओवर प्रोड्यूस करती है, जिससे मेंस्ट्रुएशन होता है या फिर इट विल लीड्स टू द फर्टिलाइजेशन एंड प्रेगनेंसी। देखो, ये आपका सर्विक्स ये वाला पोर्शन है, और उसके नीचे वाला पोर्शन दैट इज योर वजाया, और ये यूट्रस है। यूट्रस की लाइनिंग देखो, दैट इज योर एंडोमेट्रियम, जो शेड होती है जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। ठीक है, तो ये तो हमने कर दिया आपका फीमेल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब हम देख लेते हैं कि अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो क्या होगा, और उसके बाद ये टॉपिक यहीं पे फिनिश करते हैं। रिप्रोडक्टिव हेल्थ हम अगले टॉप मतलब अगली क्लास में करेंगे। चलो, तो अब जो है आपका टॉपिक है फर्टिलाइजेशन। सबसे पहले तो ये समझो कि फर्टिलाइजेशन है क्या। फर्टिलाइजेशन वो प्रोसेस है जिसमें मेल और फीमेल गेमेट फ्यूज होते हैं। सिर्फ इतना ही, इसके आगे कुछ भी नहीं, ना इससे पीछे कुछ, ना इससे कुछ आगे। सिर्फ इतना ही होता है कि वो प्रोसेस जब आपका मेल और फीमेल गेमेट जो है वो फ्यूज हो जाएगी, ठीक है, स्पर्म और ओवा फ्यूज रहेंगे, उसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। अब आपका फर्टिलाइजेशन हो चुका है। अब बेबी क्या होगा, अब बेबी ग्रो करेगा। तो बेबी कैसे ग्रो करता है, अब जैसे फर्टिलाइजेशन हो जाता है, आपका जो फेलोपियन ट्यूब में प्रेजेंट है फर्टिलाइज एग है जो, वो क्या करेगा, वो ट्रेवल करेगा यूट्रस की तरफ। अब दो केसेस दिखाए मैंने कि हुई हुई और नहीं हुई। तो अभी हम बात किसकी कर रहे हैं, होने की, कि फर्टिलाइजेशन हो गई है। तो होने पे क्या होगा, प्रेगनेंसी, इट विल लीड्स टू प्रेगनेंसी। उससे पहले, प्रेगनेंसी से पहले दो तीन स्टेप, मतलब और क्या क्या होता है। देखो, जैसे फर्टिलाइजेशन होगा, सबसे पहले आपका आपका जो एग है वो जाएगा यूट्रस में। तो यूट्रस जाके, यूट्रस में क्या करेगा, इम्प्लांट होगा। क्या होगा, इम्प्लांट होगा। इम्प्लांट मतलब जो आपका सेल, जो अब आपका एग बन चुका है, वो एंडोमेट्रियम से अटैच हो जाए, आपकी यूट्रस की लाइनिंग से जाके अटैच हो जाएगा। अब क्या होगा, अब इम्प्लांट होने के बाद इट विल ग्रो, एम्ब्रियो बनेगा। पहले आपका जायगोट, देखो फर्टिलाइजेशन होने से क्या बना, जायगोट बना। अब जो जायगोट है वो इम्प्लांट होने के बाद ग्रो करेगा, और ग्रो होते होते एम्ब्रियो बनाएगा, और एम्ब्रियो ही डेवलप होगा फीटस में। ठीक है, किस में डेवलप होगा, फीटस में। शायद मैंने स्पेलिंग गलत दिखे, देखिए ना। ठीक है, तो ये था प्रोसेस कि यूट्रस के अंदर क्या हो रहा है, और देन इट विल लीड्स टू व्हाट, प्रेगनेंसी। एंड प्रेगनेंसी में क्या होता है, आपका बेबी जो है यूट्रस के अंदर 9 मंथ्स तक ग्रो करता है, और ग्रो करने के उसके अलग अलग टाइम पीरियड्स होते हैं, कि आपका फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ऐसा ये दिखने लगा, सेकंड ट्राइमेस्टर में ये दिखने लगा। इट विल, आप पढ़ोगे अपनी हायर में, ठीक है, कि आपका बेबी जो ग्रो हो रहा है उसका फिंगर्स कब नजर आ रही हैं, डिफाइन ऑर्गन्स कब नजर आ रहे हैं, हार्ट बीट कब सुनाई देती है, आई लैशेस कब अलग होते हैं, आई लिड्स कब अलग होते हैं, हेयर कब आ गए हैं बॉडी पे। हाँ, ये सब ये आपका। इसके बाद प्रेगनेंसी के बाद, प्रेगनेंसी लीड टू द पार्चुरेशन, पार्चुरेशन एंड पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन। देखो, लैक्टेशन होती है आपकी मेमोरी ग्लैंड से। फीमेल में एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपकी बॉडी में, फीमेल बॉडी में, जो कि प्रेगनेंसी के बाद जरूरत पड़ती है जिसकी, जो कि होता है आपका मेमोरी ग्लैंड। मेमोरी ग्लैंड इज ऑल्सो योर रिप्रोडक्टिव पार्ट, बट वो रिप्रोडक्शन के टाइम पे या सेक्सुअल इंटरकोर्स में एज सच इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। बट वो कब जरूरत पड़ती है, जब लैक्टेशन होती है, जब बेबी को फीड करना होता है आफ्टर द बर्थ। अब उसका जन्म हो गया, अब उसको फीड करना है, तो मेमोरी ग्लैंड में से मिल्क प्रोडक्शन होती है, जो बेबी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। ठीक है, तो ये था जब आपका फ्यूजन हुआ। अगर फ्यूजन नहीं होता है तो क्या होता है, अगर फ्यूजन नहीं होता है तो ओवम फिर भी रिलीज करेगा। ओवेरी तो हर मंथ रिलीज कर रही है ओवम को, है ना। आपके ओवेरी में बहुत सारे अनफर्टिलाइज्ड एग है, जो कि आपके बर्थ होने से पहले, आपके जन्म होने से पहले से हैं, है ना। वो पहले से वहां प्रेजेंट है, जो ग्रो हो जाते हैं आफ्टर द प्रोबर्टी। प्रोबर्टी के बाद वो एक एक रिलीज होने लग जाते हैं। तो जब वो एक एक रिलीज होते हैं, तो क्या होता है ना कि अब हर बार तो सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं है या कोई स्पर्म तो नहीं आ रहा है, तो अब हर बार रिलीज होगा तो होगा क्या उसका, वो क्या करेगा, जो प्रेगनेंसी के टाइम पे जो यूट्रस की लाइनिंग, एंडोमेट्रियम लाइनिंग जो डेवलप होती है, थिक लाइनिंग डेवलप होती है ब्लड की, जिसकी मदद से आपके बेबी को न्यूट्रिशन मिलता है ना।
आपके ब्लड से ही तो मिलेगा, आपके ब्लड से आपकी पूरी बॉडी को न्यूट्रिशन मिलता है, ऐसे ही बेबी को मदर के ब्लड से न्यूट्रिशन मिलता है। तो वो न्यूट्रिशन जब मिलता है, वो न्यूट्रिशन एज अ फॉर्म ऑफ ब्लड रिलीज होता है जब फर्टिलाइजेशन नहीं होती है। अब वो जो इतना थिक बना है, क्योंकि फीमेल बॉडी तो इसी तरीके से काम कर रही है कि हाँ स्पर्म आएगा, बट हर बार स्पर्म नहीं आता है, ठीक है। तो वो इस तरीके से बिल्ड हुई है, इस तरीके से बनी है कि स्पर्म आएगा और फर्टिलाइज करेगा। तो उसके लिए वो क्या करती है, रेडी करती है एंडोमेट्रियम की लाइनिंग को, और जो थिक ब्लड वेसल्स होती है, थिक लाइनिंग जो है बन जाती है। ऐसा हर मंथ होता है। तो क्या होता है, अब फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, एग आ जाता है, और जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग होती है, जैसे ही पता चलता है कि आपका फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, कोई इम्प्लांटेशन नहीं हुई है, तो आपकी वो लाइनिंग क्या होती है, शेड हो जाती है, और शेड होने को ही मेंस्ट्रुएशन कहते हैं या मेंस्ट्रुएशन साइकिल कहते हैं, ठीक है। ये होती है 28 डे साइकिल। क्या होती है ये, 28 डेज साइकिल होती है, अप्रोक्स अप्रोक्स 27 to 28, मतलब डिपेंड करता है बॉडी टू बॉडी, ठीक है। तो ये 28 डेज साइकिल होती है। इसमें क्या होता है, 4 फेजेस होते हैं। मैं शॉर्ट में बता रही हूँ क्योंकि ये इतना डिटेल में है नहीं। पहला फेज होता है मेंस्ट्रुअल फेज, मेंस्ट्रुअल फेज। दूसरा फेज होता है आपका ओव्यूलेटरी फॉलिकुलर फेज। फिर एक होता है ओव्यूलेटरी फेज, और आपका लास्ट फेज होता है ल्यूटेन। देखो, आपकी जो ओवेरी होती है उसमें बहुत सारे फॉलिकल्स होते हैं जो कि डेवलप होते हैं। तो फॉलिकुलर फेज में फॉलिकल्स डेवलप होते हैं, ठीक है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, और फिर उससे ओवा बनता है। और उस दौरान देखो, ये वाला फेज जो होता है, साइकिल है ना, तो ऐसे ही चलेगा कि फॉलिकल, ओव्यूलेटरी, ल्यूटेल, फिर मेंस्ट्रुएशन। तो पहले मेंस्ट्रुएशन फेज पर समझा दिया, कुछ नहीं है। मेंस्ट्रुअल फेज में क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन होती है, ब्लड जो है रिलीज होता है बॉडी, ठीक है। फॉलिकुलर फेज में दोबारा से क्या होगा, जैसे ही रिलीज हुआ 3 to 4 डे, फिर आपके 5th डे से फॉलिकुलर डेवलपमेंट शुरू हो जाती है, और फॉलिकुलर डेवलपमेंट होती है, और एक डे आता है 14th डे, जब होता है ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन में क्या होता है, ओवेरी ओवम रिलीज करती है इनटू द फेलोपियन, और फेलोपियन ट्यूब उसको ऐसे खींचती है, तब वो फेलोपियन ट्यूब में जाता है एट द पॉइंट जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होती है। तो ये होता है ओव्यूलेटरी फेज। फिर ओव्यूलेटरी फेज के बाद जब ओवम निकल गया, तो ओवेरी के अंदर जो पार्ट बच गया, वोम के निकलने के बाद जो पार्ट बच गया, वो प्रोड्यूस करता है ल्यूटेल फील्ड। अब यहाँ चलता है हार्मोन का खेल सारा, कि आपकी बॉडी में हार्मोन्स बताते हैं कि कहाँ कौन सा काम रोकना है और कहाँ कौन सा काम करना है। जैसे ही आपका ओव्यूलेशन हो गया, तो आपके ल्यूटियल फेज में क्या होता है, कॉर्पस ल्यूटियम बनता है। ये भी आप नेक्स्ट हायर क्लास में पढ़ोगे, अभी मैं ऊपर से बता रही हूँ, आप भी बस सुन लो नॉलेज के लिए, कि ल्यूटियल फेज में कॉर्पस ल्यूटियम होता है, वो जनरेट होता है और धीरे धीरे डीजनरेट हो जाता है। तो वो क्या करता है, प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करता है, ठीक है। और ऐसे ही आपका एम्ब्रियो जो होता है, यहाँ पे एम्ब्रियो की लाइनिंग या एम्ब्रियो जो होता है, वो आपका रिलीज करता है HCG, ह्यूमन गोनाडोट, नो नो नो, HCG रिलीज करता है। HCG हार्मोन है। तो उससे क्या पता चलता है कि आपका बेबी बन गया। जैसे HCG रिलीज होता है, तो आपके जो एंडोमेट्रियम, मतलब जो फॉलिकल्स हैं, वो FSH, LSH, ये सारे हार्मोन्स रिलीज होते रहते हैं, जिसकी मदद से फॉलिकुलर डेवलप होता रहता है और एंडोमेट्रियम लाइनिंग बनती रहती है। लेकिन जैसे ही सिग्नल जाना बंद हो जाए, जैसे ही सिग्नल बंद हो जाए, तो आपका बॉडी क्या करती है, जैसे ही HCG नहीं आया, अब पता चल गया कि HCG नहीं आ रहा है, तो आपका बॉडी क्या करेगी, शेड हो जाएगी। पता चल गया कि अब भाई मेंजर फर्टिलाइजेशन हुई ही नहीं है। जब फर्टिलाइजेशन हुई ही नहीं है, तो हमें क्या करना है, हमें मेंस्ट्रुएट करना है। तो ल्यूटेल फेज के बाद दोबारा से मेंस्ट्रुएशन फेज है, ठीक है। तो ये इतना ही था, इसको इतना ही समझना है, और इस वीडियो में भी इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ पढ़ेंगे। एंड तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, कुछ भी डाउट हो तो कमेंट में पूछो, ठीक है। ओके, बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।